स्तर को देखा जा सकता था। ये कोई 7 दिन या तो पहली बार 47 में बना। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, मेरा एक सवाल है, हम कम आत्मनिर्भर नहीं थे? मैं ये सवाल पूछता। सेल्फ सफिशिएंट, आवर इकोनॉमी वॉज द लीडिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन हम उस मंदिर को बचाने के लिए उस सोने से सेना नहीं बनाते थे, क्योंकि हमको सारी दुनिया के अंदर शांति फैलानी थी। मुझको कोई पीछे डिबेट चल रही थी, मैंने एक चैलेंज करके सवाल किया था कि गिव मी ए सिंगल इंसिडेंट वेयर 4 religions which have emerged in India: Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism. Where people of these religions have converted anyone to their religion with sword. Let anyone give me one example world over of this. We never did that. But this principle of, तो हमने तो वो सिद्धांत दिए हैं जब ये ब्रिटिश और यूरोपियन सिविलाइजेशंस पैदा भी नहीं थी, उस समय हम वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, उस समय हम सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं, और ये आज हमको सिखाना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है और पीस क्या है और डेमोक्रेसी क्या है, ये आज हमें बताना चाहते हैं जब ये पैदा भी नहीं हुए थे लोग, इनकी सिविलाइजेशन भी पैदा नहीं हुई थी। लेकिन उस अतीत को देखते हुए, वो अतीत का मतलब खाली ये नहीं है कि मैं कहता रहूं कि भारत सोने की चिड़िया थी। मेरे लिए ज्यादा जरूरी है जानना कि भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन वो चिड़िया उड़ कैसे गई। और जब तक मैं उन कारणों की विवेचना नहीं करूंगा, तब तक वो चिड़िया उड़ती रहेगी, वो चिड़िया वापस घोंसले में नहीं आ सकती। क्योंकि आज भी 44 साल तक मैंने इतिहास पढ़ाया, और भारत के गुलाम होने के जिन कारणों को मैं पढ़ाता था कि इन कारणों की वजह से भारत गुलाम हुआ, मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि भारत के अंदर आज उन्हीं कारणों को और उन्हीं तत्वों को मैं फिर उभरते हुए देखूंगा जो आज समाज में हो रहा है। वही छोटी चीज, छोटा रजवाड़ा, मेरा रजवाड़ा बच जाए, वो आक्रांता आके दूसरे राजा को मार जाए, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, देश जाए भाड़ में, मुझे सत्ता मिल जानी चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे आर्मी के चीफ को गाली निकालनी हो, और चाहे मुझे देश के वीर जवानों का भी कोई पराक्रम अगर है तो उसको चुनौती देनी हो, उसको झूठ बताना हो, मैं वो झूठ बोलूंगा, क्योंकि मुझे सत्ता चाहिए। ये उन्हीं कारणों की पुनरावृत्ति है जिनकी वजह से हम गुलाम बनते चले गए थे। मेरी माता जी के देहांत पे चौथा था, तो पंडित जी ने, जैसे वो कहते हैं उस दिन वो बोलते हैं, तो अपने विचार रखते हुए उन्होंने एक बात कही कि माता जी को मोक्ष प्राप्त हो, उनकी आत्मा दोबारा धरती पे ना आए। तो मैं उठ के खड़ा हो गया और मैंने कहा, पंडित जी सिद्धांत को बदल दीजिए। तो पंडित जी चौंक गए कि क्या हो गया, क्यों नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा, जितनी अच्छी आत्माएं हैं उनको तो आप मोक्ष दिला देते हैं और कहते हैं कि वो धरती पे वापस ना आए, और जितने बदमाश चंडाल हैं वो धरती पे वापस आ जाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि कलयुग आ गया। मैं तो चाहूंगा कि मेरी मां फिर आए और फिर मुझे जन्म दे।
हमको बहुत सी इन चीजों को छोड़ना होगा आगे निकलने के लिए। दूसरे तो जो करते हैं उनका हमें मालूम है हम करते हैं। आज सबसे पहले इस सिद्धांत को हमें छोड़ना होगा कि 100 पाप कर लीजिए और गंगा नहाइए, आपके पाप दूर हो जाते हैं। तो अगर आप इस सिद्धांत पे इस देश के अंदर चलेंगे तो फिर वही होगा, दुकान पे बैठ के कम तोला जाएगा, मिलावट की जाएगी, टैक्स की चोरी की जाएगी और फिर गंगा जी जाके हम नहाएंगे और हम पवित्र होकर के बैठ जाएंगे। ऐसा चीज हमको अपने आज के समाज में नहीं चाहिए। अगर हमें निर्माण करना है, हमें को सशक्त होना है, हमें विश्व गुरु बनना है जैसे हम थे, तो बहुत सी चीजें हमको अपनी मानसिकता ही बदलनी होगी। आज भी कल जब ये कर्तव्य पथ के ऊपर परसों से चल रहा था, कुछ लोग शुरू हो गए कि साहब कर्तव्य पथ को नाम रखा, सरकार सिर्फ कर्तव्य चाहती है लोगों से, लोकतंत्र पथ रख देते, ये उल्ट पीठ में। मैंने कहा मूर्खों की कभी नहीं। मैं तो चाहता था इसका नाम खैर आजाद हिंद पथ या स्वतंत्र भारत पर रखा जाए। मैं 3 साल से इसमें हम लगे हुए थे कि मोदी जी राज तो चला गया तो ये राजपथ क्यों मौजूद है, ये लगातार हम डिमांड कर रहे थे। फिर सोचा जब कर्तव्य पथ आया तो कितनी सोच के रखा गया। और मैंने कहा ये कर्तव्य पथ इसलिए नहीं है कि कर्तव्य केवल जनता का है सरकार के प्रति, ये कर्तव्य इसलिए है कि इसमें से जो मंत्री गुजरेंगे उन्हें भी अपना कर्तव्य याद रहे कि जनता के प्रति क्या करता है। इस विस्टा के अंदर जो दफ्तर बनेंगे, यहां जो ये ब्राउन साहब बन के आईएएस बैठ गए हुए हैं, आईसीएस की वो पावर्स की उसी को लेकर के जिस सिस्टम को बदला नहीं गया, इनको भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी और इनको भी अपना कर्तव्य करना होगा कि देश और जनता के प्रति इनका क्या कर्तव्य है, ना कि फाइल पे बैठ करके अपनी सत्ता जताना। कई अफसर नाराज भी हो गए मेरे से कि तुम तो हम लोगों पे अटैक कर रहे हो। मैं तुम पे क्यों अटैक कर रहा हूं? मैं तो उस मानसिकता पे अटैक कर रहा हूं जो मानसिकता इन भवनों के अंदर बिठा रखी है अंग्रेजों के जमाने से तुम लोगों ने, और उस मानसिकता से आज भी राज करते हो कि महीनों फाइल चलेगी नहीं या उल्टी सीधी रहेगी या जो भी चीज चलेगी इनकी। वाइस चांसलर साहब, मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं देखता हूं, माफ कीजिएगा मुझे ये कह रहा हूं, कि हमारे कई वाइस चांसलर या जो बनने वाले वाइस चांसलर होते हैं वहां पे वो डेस्क ऑफिसर के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं मंत्रालय के अंदर। हमारे प्रोफेसर वहां जाकर के इस तरीके से हाथ जोड़ के लाइन लगा के खड़े होते हैं, साहब मुझे विजिटर नॉमिनी कहीं बनवा दीजिए, मुझे कहीं सिलेक्शन कमेटी में रखवा दीजिए। अरे आप गुरु हैं, आप आईएएस पैदा करते हैं। मुझे याद है 1886 की जब हम स्ट्राइक में थे तो हाई कोर्ट में केस चला गया, ये हुआ कि साहब वो स्ट्राइक को बैन किया जाए और वो किया जाए। तो मैं उठ के खड़ा हो गया, जज बोले, मैं कहा साहब एक टीचर की भी सुनी जाए। नहीं नहीं वकील लोग तुम्हें, मैं कहा नहीं साहब मैं एक टीचर हूं, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। तो जज साहब मुझसे कहते हैं, डू यू वांट पैरिटी विद आईएएस? मैं कहा नॉट एट ऑल। और जज साहब परेशान हो गए कि ये तो टीचर आईएएस करते हैं, ये कह रहा है नॉट एट ऑल। बोले वाई? सर I produce IAS. How can there ever be a parity between IAS and me? हम अपने स्वाभिमान को छोड़ते। अहंकार की बात मैं नहीं कर रहा, मैं स्वाभिमान की बात कर रहा हूं। हम उसको छोड़ देते। भारत को आज जहां हम खड़े हैं और जहां हमें आगे जाना है, जब तक हम पहले ये नहीं समझेंगे कि भारत क्या है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हर कोई भारत की अपनी परिभाषा देता है। रोना आ जाता है कई बार, कुछ ऐसी ऐसी परिभाषाएं सुनने को मिलती है। समय की वजह से मैं प्राचीन उसमें तो नहीं जाता। आपको सबको मालूम है कि पुराणों में या वेदों में या क्या भारत की चर्चा है।
इंडिका शब्द किसने इस्तेमाल किया था? ग्रीक्स ने किया था। अलेक्जेंडर किसको जीतने आया था? वो अम्बिको पोरस को जीतने नहीं आया था, वो इंडिका को जीतने आया था। जब श्रमणों से उसने पूछा था, 4 श्रमणों से, कि इंडिका क्या है, जब उन्होंने उसकी व्याख्या की थी कि दक्षिण में समुद्र है, ऊपर पर्वत है। आगे आ जाइए। अशोक के साम्राज्य का नक्शा मैंने नहीं बनाया। आज जो कहते हैं ना कि ये अखंड भारत वाले तो हिंदूवादी हैं और ये है और वो है, जो बकवास शुरू हो जाती है। भारत वो था उस समय, अफगानिस्तान से लेके और बर्मा की बाउंड्रीज तक। और ये बाउंड्रीज हमने नहीं तय की हैं, ये एक्सकवेशंस के बेसिस पे, पुरातत्व के बेसिस पे, डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ये भारत की बाउंड्रीज तय हुई थी। और अगर भारत आज कहता है कि मुझे वो बाउंड्रीज अपनी रखनी है, तो आपको दिक्कत है। उस पे आप धर्म से लगा देंगे, उसको धर्म से जोड़ देंगे उसको। आगे आ जाइए। ये हिंदुस्तान नाम किसने दिया? हमने तो नहीं दिया, हमने तो कभी हिंदुस्तान नाम नहीं रखा। ये अरबों ने दिया, तुर्कों ने दिया। और जब वो बात करते थे हमें गजवा हिंद करना है, जिसकी आज फिर कोशिश करने की वो कर रहे हैं, तो पूरे हिंदुस्तान की बात होती थी। चित्तौड़ को जीतने की या रणथंभौर को जीतने की बात नहीं होती थी, या सिंध को जीतने की बात नहीं होती थी। लेकिन हमारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। और आगे आ जाइए। वो पागल होके कोलंबस किस देश को ढूंढ रहा था? किस देश में आने का रास्ता ढूंढ रहा था? सॉरी, देश को नहीं, किस देश में आने का रास्ता ढूंढ रहा था? जो अमेरिका पहुंच गया और उसको इंडिया बता दिया। वो जो ये निकला दूसरा, क्या नाम इसका, वास्को डी गामा, वो किस देश को आने का रास्ता ढूंढ रहा था? वो जमोरिन के यहां आने का रास्ता नहीं ढूंढ रहा था, वो इंडिया आने का रास्ता ढूंढ रहा था। आप कहते हैं इंडिया नाम की चीज नहीं थी। फिर आपने इंडिया नाम की कोई चीज नहीं थी तो भाई अपनी कंपनीज का नाम क्यों रखा? ईस्ट इंडिया का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आइए 47 पे थोड़ा जंप करके आता। इनकी कॉलोनियल उसमें ही समझा देता हूं इनको टर्मिनोलॉजी। ब्रिटिश एम्पायर क्या था, जिसको ये ब्रिटिश एम्पायर बोलते थे? मोस्ट ग्लिटरिंग स्टोन इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश किंग। British Empire had 2 components in India. One were the British provinces and one were the Indian princely states. Mind the word, Indian princely states. Jaipur was not a nation, Kashmir was not a nation, Travancore was not a nation, Junagadh was not a nation. They were only considered princely states. ये समझ में नहीं आई। और दोनों का एक रूलर था, चाहे उनका यहां रिप्रेजेंटेटिव रहा हो, चाहे वाइसरॉय, और चाहे वो ब्रिटिश किंग बैठा हो या क्वीन बैठी हो। व्हाट ए कोइंसिडेंस के नेताजी को स्थापित किया जाता है इंडिया गेट पे और क्वीन ऊपर चली जाती है। तो भारत मौजूद था। और एक और क्वेश्चन मैं इनसे पूछता हूं, बड़ी गर्व के साथ पढ़ाया जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बिस्मार्क। साहब वो आइडियाज थे, ये अलग अलग स्टेट्स थी, ये एक हो गए, जर्मनी एक हो गया, इटली एक हो गया। तो भैया हिंदुस्तान के यूनिफिकेशन पे तुम्हें क्या दिक्कत है? उसे क्यों फिर तोड़ देगी और ये कहती हो कि इंडिया नाम की चीज ही नहीं थी? और अफसोस ये आता है
कि उस पार्टी का पॉलिटिकल लीडर कहता है जो अपने आप को कहती है कि फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया का हमने लड़ा था, तो भैया फिर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया क्यों कहते हो? फिर तुम ये कहो कि हमने अपने चाचा को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लड़ाए थे, हम जो भी लड़े थे थोड़ा, अब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल नहीं लड़े थे। और एक गलतफहमी मैं दूर कर दूं अभी सब लोगों की, 15 अगस्त के दिन हमको आजादी नहीं मिली थी, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। और जो भी इतिहासकार दुनिया का या पॉलिटिशियन मुझसे डिबेट करना चाहता है, मैं उसे चैलेंज करता हूं। 15 अगस्त के दिन 2 डोमिनियन क्रिएट हुए थे, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। और जिस देश ने हमको 170 साल तक लूटा, हमारे यहां नरसंहार किए, टॉर्चर किया, लोगों को जेलों में भेजा, उस देश के आखिरी प्रतिनिधि को हमने अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया। ये था नेतृत्व गांधीवादी लीडरशिप का। और यही नहीं, माउंटबेटन खुद लिखता है कि in the original program it was there that the Union Jack will come down. I told Nehru we will feel very sad on that. Nehru assured, we don't want to make anyone feel sad that day. And I'll see to it that the Union Jack doesn't go down. और राष्ट्रपति वन जिसे आज हम कहते हैं वाइसरीगल लॉज पे, इस पे यूनियन जैक नीचे नहीं आया था, सिर्फ तिरंगा ऊपर गया था। और उस पीरियड की जो फुटेज है फिल्मों की और सबकी, वो गायब कर दी गई। हम कहते हैं उस दिन आजाद हुए थे और हमारा पहला गवर्नर जनरल जिसको तुम बना रहे हो वो किंग के नाम के ऊपर शपथ ले रहा है। ये लोग कहते हैं सावरकर ने माफी मांगी। मुझको एक बात बताओ भाई, 1946 में जब नेहरू ने प्रधानमंत्री की ओथ ली थी, 46 में इंटरिम गवर्नमेंट की, तो नेहरू ने ओथ किसके नाम पे ली थी? किनके नाम पे ली थी या नहीं ली थी? लेकिन चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बाबा की, हमारे इलाके की कहावत है। माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरठ से आता हूं तो भाईसा ये चीज याद रहती है कभी कभी। उसके बाद में जिसे हम आज पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं, माउंटबेटन लिखता है कि मैं हैरान था कि वहां पे पंडित माउंटबेटन की जय के नारे लगे, जो हमारे देश को बांट के जा रहा, जिसने इस बात का कोई प्रयास नहीं किया कि जो लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं, जो कत्ल हो रहे हैं, जो रेप हो रहे हैं, जो मर्डर हो रहे हैं, उनको भी रोका जाए। उसको हम पंडित बना करके पंडित माउंटबेटन की जय कर रहे हैं उस दिन। मान एटली की कैबिनेट मीटिंग का मई 1947 का मैंने मिनट्स निकाले हैं, मैं खुद हैरान हो गया था पढ़ के। Now the Indian leaders are saying, now the Congress leaders are saying, independence for India can wait for 2-3 years, provided dominion is established and a transfer of power takes place. This has made our task easy. Now we can create a Hindu dominion and a Muslim dominion. ये मिनिटेड है एटली की मीटिंग में। अभी कुछ महीने पहले ही ये फाइल्स डिक्लासिफाई हुई हैं, आज तक डिक्लासिफाइड नहीं थी। एक अप्रैल 1948 के दिन एक पत्र है डोमिनियन के प्रधानमंत्री जी का लिखा हुआ, किन के नाम पे, तो इंटरनेट पे कर लेंगे तो निकालेंगे, हमने उस पत्र को बहुत वायरल किया था।
I, the Premier of Indian Dominion, offshore Indian Dominion, on behalf of the ministers of your Indian Dominion, request you to grant permission to appoint Rajgopalachari as the second Governor General of India. और ये कौन थे राजगोपालाचारी साहब? अंग्रेजों की मिलीभगत से वो पहले कांग्रेसी लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को सबसे पहले हामी भरी थी और ये कहा था कि डिवीजन होना चाहिए कांग्रेस के अंदर। और लंदन गैजेट उठा के देखिए 22 जून 1948 का सरकारी अधिघोषणा तो आप तभी मानते हैं ना जब कोई चीज गजट हो जाए। अंग्रेजों की दी हुई परंपरा है। ब्रिटिश किंग ने ब्रिटिश एम्पायर का भारत का थ्रोन 22 जून 1948 को छोड़ा। और जब ये बात इन्हें बता दो, बुड्ढा बोल रहा है, अपने बालों का ख्याल नहीं करता, तो भाई मेरे फैक्ट्स पे बात करो मेरे से। वो बुड्ढा बोल रहा हो या जवान इस बात बोल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फैक्ट्स पे बात करिए हमसे। और ये मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले इस गाने को बंद करा दूं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये एक ऐसा गाना है, ठीक है गांधी जी का जो भी योगदान रहा हो एक अलग चीज है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, आज विषय नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा गाना है, वो 1770 के सन्यासी विद्रोह से लेके और 1947 तक हमारे जितने क्रांतिकारी वीरों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया है, ये उनको ह्यूमिलेट करता है, उनका अपमान करता है। हमें आजादी किसी ने दी नहीं है, आजादी हमने ली है। ये कहीं वो पेड़ पे नहीं लटकी हुई थी आजादी की, उन्होंने यूं पकड़ा के लो भाई आजादी ले लो। क्यों गए अंग्रेज भारत से? बड़े कारण इधर उधर लिखे जाते हैं, लेकिन ताज्जुब है हमारा कोई इतिहासकार ट्रांसफर ऑफ पावर्स के वॉल्यूम्स नहीं पढ़ता उठ करके, जो अंग्रेजों ने अपने दस्तावेज 1976 में छप गए थे। वो क्या लिखता है उसमें औखिल्ले? भैया टाइम बता दीजिएगा, क्योंकि ये तो ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं रात तक बोलता चला जाऊंगा, इसलिए जस्ट टेल मी हाउ मच टाइम। नहीं प्लीज, आपकी वो कंस्ट्रेंट होगा ना उसका थोड़ा जो। ये देखिए तालियों के साथ टाइम बता दीजिए। औखिल्ले लिखते हैं, ऐसा हुआ कि आजाद हिंद फौज भेजने के बाद में ईस्टर्न कमांड जो था ब्रिटिश इंडियन फोर्स का, उसके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट करने का पूरा वो काम सौंपा गया था। पूरी फाइल मौजूद है, मैंने किताब में कोट भी की है, कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर जो इंडियंस हैं उनका क्या दृष्टिकोण है। क्योंकि 44,000 इंडियंस का सिंगापुर के अंदर आजाद हिंद फौज को ज्वाइन करना, वो अंग्रेजों के मुंह पे एक बहुत बड़ा चाटा था। इन्होंने पब्लिक नहीं किया इसको, उन्होंने तो कह दिया ये जिफ है, जापानीज इंडियन फाइटिंग फोर्स, और ये तो गुलाम बनाना चाहते हैं जापान का हिंदुस्तान को। हमारे चाचा जी ने भी घोषणा की थी कि अगर बोस जो है जापानियों को लेके यहाँ आता है तो मैं तलवार लेके उससे लड़ने जाऊंगा। असम के अंदर रिकॉर्डेड है। आज तक छुपा के ये रखा गया कि बर्मा से आजाद हिंद फौज की मूवमेंट होने से पहले जापानी फौज के साथ जापान और आजाद हिंद सरकार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट क्या था सुन लीजिए, कि जितने इलाकों को भारत के अंग्रेजों से मुक्त कराया जाएगा, कहीं पे भी जापानी झंडा नहीं लगेगा। उन इलाकों का जो प्रशासन है
वो आजाद हिंद सरकार के अधीन होगा और आजाद हिंद दल के लोग जो है वो प्रशासन करेंगे। आजाद हिंद दल वो है जो पैरेलल ब्यूरोक्रेसी नेताजी ने क्रिएट की थी राष्ट्रवादी की। मुझे आईसीएस नहीं चाहिए। और तीसरा एक और बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान था उसमें कि अगर कोई भी सिपाही जापानी या हिंदुस्तानी किसी स्त्री से दुर्व्यवहार करता है तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। ये उस एक्सपीरियंस से आता था जो जापानियों ने चीन में और कोरिया में किया था। और ये कहते हैं कि नेताजी गुलाम थे। नेताजी के क्लियर ऑर्डर्स है फोर्सेस को कि अगर तुम्हें जरा भी ये लगे कि जापानी तुम्हें कोई धोखा दे रहे हैं या तुम्हें डोमिनेट करना चाहते हैं तो जो बंदूक तुमने संगीन अंग्रेजों की तरफ तान रखी है उसको जापानियों की तरफ तान दो। मत भूलिए कि नेताजी यहां से जब गए थे, मैं एस्केप नहीं बोलता उसको, अपने मिशन पे जब निकले थे तो उनका मिशन था रूस जाके रूस से सहायता लेना। वो जर्मनी और हिटलर से सहायता लेने नहीं निकले थे। जब रूस ने मना कर दिया तब वो जर्मनी गए और सीधा सिद्धांत है, चाणक्य रीति को बना करके चल रहे थे कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। और जर्मनी और जापान और इटली तीनों ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने कभी भारत का नुकसान नहीं किया था, उल्टे भारत के क्रांतिकारियों की हमेशा मदद की थी। और हिटलर की आंखों में आंखें डाल के कहना कि तुमने हिंदुस्तानियों के बारे में जो मीन कैंप में लिखा है वो गलत है, अच्छे से अच्छा आदमी वो दुस्साहस नहीं कर सकता था उससे। लेकिन इनके लिए वो फासिस्ट था, नाजी था। उनकी लड़की तक को मैंने सोशल मीडिया पे मैंने हालत खराब कर दी। जो बोल रही है वो लड़की, अब सो कॉल्ड लड़की, मैं तो लड़की मानता ही नहीं क्योंकि नेताजी झूठ नहीं बोलते थे। वो कहती है माई फादर टुक सम रॉन्ग डिसीजंस। बेटी हु द हेल वर यू टू से दिस? तू तो पैदा भी नहीं हुई थी जब ये डिसीजंस लिए गए थे। क्या उस समय की कंडीशन थी? तुमने रिसर्च की है? तुमने देखा है? या यूरोप में रहने के लिए तो तुम बन गई हो अनीता बेनेडिक्ट और हिंदुस्तान आती हो तो अनीता बोसपफ। रिकॉर्ड के छोड़िए इस चीज को, इस टॉपिक को मैं नहीं आना चाहता। एक व्यक्ति द्वारा 6 महीने के अंदर एक आजाद हिंद सरकार बनाया जाना, एक आजाद हिंद फौज का रीऑर्गेनाइजेशन करना। और कई लोग कहते हैं कि सरकारें पहले भी बनी थी, इसे तुम पहले क्यों बोलते हो? मैं कहा इसलिए बोलता हूं ये फिक्शनल गवर्नमेंट थी, इसने अंडमान में तिरंगा फहराया है, रूल किया है। इसने मणिपुर इंफाल में 18,000 स्क्वायर मील के एरिया के ऊपर राज किया है और 6 महीने तक राज किया। अपनी स्टैंप थी, अपना बैंक था, अपनी ब्यूरोक्रेसी थी, अपनी आर्मर्ड कोर थी। और आप जो है उसको दरकिनार कर देते। तो उसका जो असर अंग्रेजों पे हुआ था, अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज भारतीयों के द्वारा किया है, यह आपको मालूम है। खुद क्लाइव ये कहता है ना प्लासी के युद्ध के बाद कि जब मैं कलकत्ता आ रहा था, मुश्किल से 1000 सिपाही थे ये, और लाखों हिंदुस्तानी खड़ा देख रहा था। वो कहता है वो पत्थर उठा के भी मारने शुरू कर देते तो उसी दिन वहीं पर ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो जाता। और जब ये पोजीशन आ गई कि ब्रिटिश आर्मी तक ब्रिटिशर के साथ, और देखिए एक बात और आप ध्यान रखिए इतिहास के अंदर कि नेताजी ने नई बात नहीं की थी। सबसे पहले अंग्रेजों को 1857 में अंग्रेजों के अंदर जो सिपाही काम कर रहे थे उन्होंने सबके साथ मिलकर चुनौती दी थी, रजवाड़ों के साथ या आम गरीब लोगों के साथ और उसके साथ। और उसको गदर पार्टी ने कायम करके रखा था। गदर पार्टी ने लगातार ये कोशिश की। रासबिहारी बोस, जिन्हें हम भूल जाते हैं, को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आजाद हिंद सरकार दिया था 26 जनवरी 1944 के दिन देता है। पंजाब के तमाम कैंटोनमेंट्स में उन्होंने विद्रोह की कोशिश की थी। वही जैसे गद्दार पैदा होते हैं हमारे यहाँ, तो उस जमाने वो गद्दार भी पैदा होकर मुखबरी कर देते थे। वो जाना पड़ा। लेकिन कितनी किसी एक किताब में जिक्र आता है कि सितंबर 1915 के अंदर
4 दिन तक सिंगापुर के ऊपर पंजाब रेजिमेंट के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने कब्जा कर लिया था, अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था। और जब वो वापस आए तो 56 लोगों को दीवार से खड़े करके गोली मारी गई थी और 256 लोगों को जो है आजीवन कारावास दी गई थी। किसी किताब में हमारी ये नहीं आता कि जोया थॉम्सू, कच्छार की पहाड़ियों की रहने वाली 19 साल की लड़की, जब उसे पता लगता है कि आजाद हिंद फौज आ रही है और रानी झांसी रेजिमेंट आ रही है, तो 53 साथी अपने साथ इकट्ठे करके रानी झांसी रानी फौज में जाने के लिए चल पड़ती है और 54 के 54 को अंग्रेज गोलियों से भून देते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार भारत के अंदर, जलियांवाला से कम दुगना बड़ा नरसंहार नवंबर 1945 में होता है, कलकत्ता से 20 मील दूर नीलगंज में, जहां एक रात में 11:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 1700 से ज्यादा आजाद हिंद फौज के अफसरों और सैनिकों को जो है गोली से उड़ा दिया जाता है और सुबह उनकी लाशें बहा दी जाती है नदी के अंदर या कब्रिस्तान बनवा दिया जाता है और हमारे चाचा जी आजादी के बाद उसके ऊपर जूट म्यूजियम बनवा देते हैं। और सब इन कांग्रेस के लीडर्स को मालूम था कि नीलगंज के अंदर क्या हुआ, एक ने आवाज नहीं उठाई। रॉयल नेवल म्यूटनी कह के जिसे डाल देते हैं, म्यूटनी कि साहब ये तो अपनी तनख्वाह के लिए लड़ रहे थे कि इनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होनी चाहिए, नौसैनिक लड़ रहे थे। आजाद हिंद फौज को बंदी बना के जब सिंगापुर से ये लोग लाए तो अब रिकॉर्ड मिल रहे हैं कि उसी समय नौसैनिकों ने कह दिया था इनसे कि यू हैव डन योर जॉब, नाउ इट इज अवर ड्यूटी। और सन 45 अक्टूबर के अंदर जब इंडोनेशिया की लड़ाई चल रही थी तो भारतीय ब्रिटिश नौसेना के जहाज जो वहां सिपाहियों को लेके जा रहे थे, भारतीय नौसैनिकों ने कुछ जहाजों में से अंग्रेजों और डच सैनिकों को जहाज रोक के नीचे उतार दिया और अपने आप को इंडियन नेशनल नेवी डिक्लेयर किया। इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया जाए। और ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कलकत्ता के अंदर नवंबर 1945 में गुरुपुरब मनाया जाता है और वहां पे 30,000 लोग हैं सबसे बड़े गुरुद्वारे में, और वहां पे गुरु ग्रंथ साहब रखी हुई हैं, आजाद हिंद फौज के गाने गाए जा रहे हैं और गुरु ग्रंथ साहब के साथ नेताजी की फोटो रखी हुई है। और मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर लिख रहा है कि मैं हैरान हूं कि ये सिख तो गुरु ग्रंथ साहब के पास किसी को आने नहीं देते और यहां पे नेताजी की फोटो रखी हुई है। शरद बोस वहां एड्रेस करते हैं उनके बड़े भाई, और उस 30,000 की गैदरिंग में 3,000 सर्विंग सोल्जर्स हैं सिक्स ब्रिटिश आर्मी के जो उसे अटेंड कर रहे हैं। आईएनए रिलीफ फंड के लिए चंदा देना, एयरफोर्स, नेवी, जब ये जो छूट के आ रहा है वो बाहर भाषण दे रहा है, उनके भाषणों को अटेंड करना, बहुत कुछ है इस तरीके का मटेरियल। मैं अगली किताब में उसको ला रहा हूं। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था जिसपे ओखिनले लिखता है वाइसरॉय वेवल को कि एन 1857 टाइप सिचुएशन हैज एमर्ज्ड। इफ वी हैव टू स्टे इन इंडिया, we will have to reconquer India, and for that I will need 1 lakh European soldiers। ये मेरे नहीं, ओखिनले के वर्ड जो 76 में आ चुके थे पब्लिक डोमेन। उसके बाद वो आगे लिखता है कि एवरी इंडियन ऑफिसर इन अवर आर्मी वर्थ हिज सॉल्ट इज ए नेशनलिस्ट। जिसके बेसिस पे वेवल 31 दिसंबर के दिन, देखिए 31 दिसंबर तो इनका मौज का दिन होता है ना, नया साल आ रहा है, उस दिन चिट्ठी लिखता है किनको कि वी मस्ट कॉम्प्रोमाइज एंड रीच एन एग्रीमेंट और एल्स देयर विल बी ए मूवमेंट मच मोर डेंजरस, मच मोर क्या वर्ड एग्जैक्ट यूज किया है, सीरियस या डेंजरस देन 1942 विच वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल। और हमारे कांग्रेसी पहला काम इन्होंने ये किया था कि सन 42 के आंदोलन के जो
हमारे इवेंट्स थे, उनको आके कंडेम किया था जेल से बाहर आकर के। उधम सिंह के ऊपर मालूम है आपको कांग्रेस का क्या रेजोल्यूशन है? दिस इज द एक्ट ऑफ ए मैड मैन। आई होप दिस डजंट अफेक्ट आवर नेगोशिएशंस। ये जो टेबलों पे बैठ के डोमिनियन स्टेटस लिया ना इन्होंने, एक बड़ी अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंस है अरुणा आसफ अली और गांधी की उस समय की। अरुणा आसफ अली लिख रही है गांधी को, क्यों गांधी ने कहा था उस समय पहले कि पार्टीशन विल बी ओवर माय डेड बॉडी। तो कह रही है कि देखिए पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आईएनए के ट्रायल्स के खिलाफ जो आंदोलन हुआ है इस देश के अंदर, पेशावर से लेकर और नीचे कन्याकुमारी तक, वैसा आंदोलन 1857 के बाद दोबारा पहले बीच में कोई नहीं हुआ। तो गांधी से कह रही है कि आप पार्टीशन के खिलाफ लीड करिए आगे। गांधी कहता है हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैव जॉइंड हैंड्स इन बैरिकेड्स। बहुत सी जगह हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ रहे थे। पता नहीं आप लोगों को शायद मालूम हो कि वो सौराब जो था सिंध का, 13 मुस्लिम पार्टियों का संगठन बनाया गया था मुस्लिम लीग का विरोध करने के लिए और पाकिस्तान का विरोध करने के लिए, जिसको कांग्रेस ने बरकरार रखा और बाद में मुस्लिम लीग ने उसका कत्ल करवा दिया सिंध के अंदर। आज भी उसके वो लोग जो है, जो सिंध का मूवमेंट चल रहा है आजादी का पाकिस्तान में, वही लोग चला रहे हैं। पीर ऑफ इपली, खकसार मूवमेंट, आरआर, ये सारे पाकिस्तान के खिलाफ थे बनने के। लेकिन इन्होंने क्या किया? एक बात मत भूलिए कि 1885 में कांग्रेस जब बनाई थी ह्यूम ने, तो ह्यूम ने क्या कहा था? वो विपिन चंद्रा तुझे कहते हैं साहब नेशनलिस्ट बॉडी थी, फला टिप्की थी, उसने साफ कहा था कि सेफ्टी वॉल्व इज नीडेड टू गार्ड द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम द डिवाइसिव फोर्सेज व्हिच आर इमर्जिंग इन इंडिया। वो खुद 1857 उसने देखा था, वो खुद इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट में काम कर चुका था। कितने सालों तक कांग्रेस के अधिवेशन में, देखिए मुझे हंसी आती है जब ये कहते हैं सावरकर जी ने माफी मांग ली। अरे तुम्हारे तो 35-40 साल तक तुम्हारी कांग्रेस के सेशंस के अंदर गॉड सेव द किंग गाया जाता था, सलामी करते थे तुम लोग किंग को। और क्या तुम्हारी मांगे थी कि साहब हमको नौकरियों में स्थान दे दो हिंदुस्तानियों को, हमको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसरॉय की स्थान दे दो, हमको लेकर के सत्ता। और वही सत्ता पाने के लिए तुमने देश का विभाजन कराया और डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट कर लिया, बजाय इसके कि इस देश को टूटने से रोकेगा। तो और कंपेयर कर लीजिए बोस के स्टेटमेंट से और बोस के उससे, जो लगातार वार्न कर रहे हैं। इतना परसेप्टिव बोस का एनालिसिस है। वो भाई साहब प्रोफेसर साहब किधर गए, टेक्नोलॉजी वाले हमारे दोस्त जी, वो कह रहे थे कि भाई एक सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूं। वो कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी का असर था कि 47 के बाद इतने देश आजाद हो गए। भाई टेक्नोलॉजी का असर नहीं था, ये असर वो था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिस तरीके से प्रवासी भारतीयों को एकत्रित किया गया, जिन्होंने कभी भारत नहीं देखा था। किस दिन और आऊंगा तो फिर लंबी डिटेल पे बोलूंगा आपके आईएनए और इन चीजों के ऊपर। लेकिन बोस ने स्पष्ट कर दिया था कि युद्ध का नतीजा चाहे कुछ भी हो, कई स्पीचेस हैं, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य नहीं रहेगा। क्लियर कट। और हुआ आपके सामने। लास्ट चीज आपको बता दूं, और मैं डिबेट हो रही थी, वो अनपढ़ प्रवक्ता मुझे बताने की इतिहास कोशिश कर रहे थे। आपको मालूम है नेहरू जी 13 बार जेल गए थे। कहां गए थे मालूम है? अब आपको एक बात मालूम है उनके बारे में? हमें सब बातें मालूम है, मगर एक बात नहीं मालूम है। बताइए ऐसी कौन सी बात है जो नहीं मालूम? मैं आपको मालूम है कि उनको किसी जेल में कोड़े नहीं लगे। आपको मालूम है कि किसी जेल में उन्होंने कोलू नहीं चलाया। आपको मालूम है कि किसी जेल में उन्होंने चक्की नहीं पीसी। आपको मालूम है कि किसी भी जेल में उन्हें उल्टा लटका के अंटर नहीं मारे गए। मैं कहा जी हाँ। और आपको यह भी नहीं मालूम
कि उनको जेल में स्पेशल कुक मिलता था उनका खाना बनाने के लिए। और आपको ये भी नहीं मालूम कि जब नाभा जेल में थे तो मोतीलाल नेहरू जी ने इतना बड़ा पत्र लिखा था वाइस चांसलर को, माफीनामा, कि मेरा बेटा ये काम दोबारा नहीं करेगा, इसे जेल से छोड़ दो। और मैं कहा आपको ये भी नहीं मालूम कि सन 46 जून के अंदर जब उनको हरि सिंह ने कश्मीर में गिरफ्तार करा लिया था तो वाइसरॉय ने उनको जेल से बाहर निकलवाया। दीजिए जवाब आप हिस्टोरिकल फैक्ट। मैंने कहा मैं हाथ जोड़ता हूं इन लोगों के आगे कि देखिए जितने लोगों ने भी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी है या लड़े हैं या कष्ट सहे हैं या जेल गए हैं, भैया उनको राजनीति में मत लाओ, उनका सबका सम्मान करो और अपने को उनको राजनीतिक विचारधाराओं से अलग रखो। वो देश के लिए लड़े थे, वो तुम्हारी तरह आज की पार्टियों की तरह अपनी सत्ता के लिए नहीं लड़े थे। जय हिंद। एक छोटा सा मैंने ड्रोन बनाया था 8 तारीख के शो के लिए, और हमारे कई विपिन चंद्रा जी के स्टूडेंट वहां मिनिस्ट्री में बैठे होते हैं ना, तो एक जॉइंट सेक्रेटरी ने इस ड्रोन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको ड्रोन दिखाना चाहता हूं कि जो मैंने 8 तारीख को जब ये अनावरण हुआ है मूर्ति का, उस समय के लिए 1 मिनट 58 सेकंड का ड्रोन बनाया था। मतलब बनाया तो IIT के लोगों ने, लेकिन मैंने साथ बैठ के उनको विचार दिए, क्या कमेंट्री थी वो मैंने करवाई थी उनके साथ। जय बीच में लाए और हमें बहुत मैं कहूँगा कुछ सीखने का मिला। और भी जो वो स्पीकर थे सबने कुछ ना कुछ हमें प्रैक्टिकली या कुछ ऐसा करने को कुछ कहा जो उसे हम सीख पाए। और जो आज जो कपिल कुमार जी ने हमें बताया, उससे इतने पूरा मुझे लगता है कि आप जीवन भर मोटिवेट रह सकते हैं कि कैसे आपको इस देश के लिए आपके लिए क्या जिम्मेवारी है, आप कैसे इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे जो है इस समाज की जो बुराइयां हैं उसको भी दूर रखना है। क्योंकि आपका जो विषय है, मैं समझता हूँ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल डायमेंशन का आपने जो विषय रखा शोध ने, उसमें ये कैसे हम यदि ये आज़ादी हमें जो मिली है उसको हमें कैसे बचाए रखना है, उस इन चारों विषयों को महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। हमें अपना जो सोशल जो है उसको पूरा बिल्कुल सही तरीके से कैसे हम ला सकते हैं, उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि कभी यदि पूरा अपना सोशल ठीक से रखना है तो हमें चाहिए कि हम हर किसी को शिक्षा दें। हर किसी को मतलब है कि 100% और सिमिलर शिक्षा दें, चाहे अपनी अपनी भाषा में हो। यदि हम एक वहाँ से यदि हम हर जो स्टूडेंट है, जो हर बच्चा है, उसको देश के प्रति जो है अपने कर्तव्य को बताएंगे, तो मुझे लगता है कि हम अपने सोशल रिलेशन भी जो है, जो भी आज जो है खराब होते कहीं नजर आते हैं, तो वो भी हम सब ठीक कर पाएंगे। उस शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और यदि हम चाहते हैं कि हम अपना सोशल भी ठीक रहे, इकोनॉमी भी ठीक रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे अभी कुछ सुन रहा था कि कैसे हम यदि अपने इकोनॉमिक जो ग्रोथ है इसको सस्टेनेबल बनाना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनोवेशन से जुड़े। यदि हम इनोवेट करेंगे तभी हम, मुझे लगता है कि इसको ग्रोथ को सस्टेनेबल बना पाएंगे, जिसके लिए हमारा इनोवेशन के लिए जो यंग लोगों का जो शोध जो कार्य करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, उसमें इनोवेशन लाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम इस ग्रोथ को आगे बढ़ा पाएंगे। तो यदि ये 2 विषय यदि हम अच्छे से कर लेंगे तो अपने आप जो सिनेरियो जो है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, ये सब अपने आप में मुझे लगता है बदलते आपको दिखेंगे। तो मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर जो शोध के, जो हमारे हरियाणा शोध के बैठे हैं, पूजा जी और जो पवन जी जो बैठे हैं, उन सभी का मैं बहुत से अपने हृदय से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो और जो हमारे विश्वविद्यालय के दिनेश जी हों, चाहे आनंद जी हों, आरती हों, और सभी लोग जो इस के साथ जुड़े हैं, रेणु हैं, अजय जी हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम जो है
विश्वविद्यालय में किया, जिससे जो है हमारे यंग जो रिसर्चर हैं उनको बेनिफिट हुआ और कैसे जो है हम इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इसके लिए हमें प्रेरणा मिली। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर से कपिल कुमार जी का और सभी ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Fight for India's independence. Let us salute the flag. Netaji, the President of Indian National Congress, not once, but twice, at Haripura and Tripoli. However, he was the only elected President of Congress, but had to resign at Tripoli. But there was much more in store for him to lead for India's liberation. He became the Prime Minister of Azad Hind Sarkar on 21st October 1943 and also the Commander-in-Chief of the Indian National Army. To honor the braves of Indian National Army, Netaji instituted certain medals and honors like Sher-e Bharat, Sher-e Hind, Tagma-e Shatrunash. And here is Captain Janki Thevar, the second commandant of Rani Jhansi Regiment after Captain Lakshmi Swaminathan. Janki Thevar led the Ranis into the battlefront. This was the war memorial for INA soldiers who gave their lives for the liberation of their motherland. It was built in Singapore at the behest of Netaji, and Mountbatten destroyed it. Today again, it stands there in Singapore. Philosophy of integral humanism, Ekatma Manavad, is the only solution to all evils on the earth. Maybe I am exaggerating as a scholar, as a teacher, as a student, but I feel all solutions to these problems we can find in integral humanism. What we can do, simply few things. If we go by economic system, political thought is also there, economic thought is also there, and spiritual thought is also there. If we go by economic thought, decentralization, economic decentralization of economic powers. Earlier in America, power is with few MNCs, and in China and Russia, power is with the government. So both power central is wrong, because when power center is there, they treat human being as a factor of production. You are merely like man, material, machine. We are just like material, man, machine. They combine, some production is there. If it is capitalism, you are owned by the so-called MNCs. If it is communism and so-called extreme socialism, you can say the government will decide everything, what you will eat, what will you wear, even your haircut may also be decided by the government. So the individual, मानव की जो डेफिनेशन है, that is totally destroyed in both of the system, and the both systems are followed by so-called their rulers in order to promote their own interest. So India thought says that the economic system should be decentralized. Of gratitude to Honorable Vice Chancellor, sir. Of gratitude to Honorable Vice Chancellor, sir.